जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। कुछ मामला हैं जो रिजॉल्व होने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं जो रिजॉल्व होने वाले हैं, और बस किसी वक्त भी जो है वो ये सीडीएफ का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा और ये चाय की प्याली में तूफान जो बर्पा हुआ है ये खुद ही थम जाएगा। ये उसके बाद जाहिर बात है जर्नलिस्ट जो है वो एक बड़ा हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर सारी जो है वो बातें हो रही हैं। तो उसके बाद एक और जर्नलिस्ट ने कहा कि जनाब बात यह है कि ये जरा बता दीजिए कि अब्दुल करीम सिद्दीक साहब ने मेरे ख्याल में सवाल किया था। उन्होंने पूछा कि जनाब ये बताइए कि आर्मी चीफ जो है उनकी तैनाती जो है वो 2022 में हुई थी। 29 नवंबर 2022 से उनका टेन्योर जो है वो शुरू होता है। जनरल बाजवा ने जब रिटायरमेंट ली थी तो उनका टेन्योर कहां से काउंट होना शुरू होगा और ये जो सीडीएफ का होता है ये कहां से काउंट होना शुरू होगा। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने जो आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीलियां की थी उसके बाद उनका टेन्योर ऑलरेडी 5 साल का हो चुका है। तो 5 साल का मतलब है कि 29 नवंबर 2027 तक वो ऑलरेडी आर्मी चीफ हैं, इस वक्त हैं। और उसके बाद जब सीडीएफ का जब ओहदा आएगा तो कंकरेंटली दोनों ओहदे जो है वो साइमल्टेनियसली चलेंगे। अब उनकी बात से जो कम से कम मैं मतलब समझा हूं वो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं, एंड आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मैं वो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बात निकल रही है वो मिसाल के तौर पे कि 1 जनवरी 2026 को अगर आर्मी चीफ या सीडीएफ के हवाले से नोटिफिकेशन आता है तो क्या साथ ही आर्मी चीफ की मुद्दत भी जो है वो वहां से दोबारा शुरू होगी? क्योंकि इंप्रेशन मुझे उनकी बात से जो है वो कुछ ऐसा ही आ रहा था। और क्या इसका मतलब है कि अगर 1 जनवरी 2026 से यह आगाज होता है तो 2026 में अगर आप 5 साल उसके बाद ऐड कर दें तो क्या ये 1 जनवरी 2026, 27, 28, 29, 30, 1 जनवरी 2031 तक जो है वो बेसिकली आर्मी चीफ का टेन्योर जो है वो बनेगा? उनकी गुफ्तगू से कम ऐसे लगता है। लेकिन इबाम जो है वो बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल में मुझे एक वाज़ेह तौर पे लग रहा था कि दोनों वफाकी वज़रा जो हैं वो एक्चुअली इस टॉपिक पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे थे। और बीच में तो तारड़ साहब ने एक्चुअली जर्नलिस्ट को कहा भी कि जी होगी, बस सीडीएफ के टॉपिक में बात होगी, आगे चलिए। दे वांटेड टू अवॉइड इट, क्योंकि जाहिर बात है ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इसकी वजह से जो है वो चहमगोइयां भी हो रही है। पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली जो लोग व्लॉग करते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह जो गुफ्तगू करते हैं वो तो हो ही रहा है। बाहर जो है वो अजीब किस्म की खिचड़ियां पक रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो अपनी अपनी थ्योरियां पेश की जा रही है। कोई आर्मी चीफ को ऑलरेडी रिटायर करवा चुका है, कोई वो कह रहा है जनाब लड़ाई होगी, आपस में सब कुछ हो गया। लड़ाइयां जो होती है ना वो इस तरह नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। लड़ाइयां इस तरह नहीं होती, जब लड़ाई होती है ना तो पता लगता है पूरे पाकिस्तान को, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि इस तरह नहीं होता कि दो वफाकी वज़रा जो है वो आराम से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, वो करते ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो टोटली इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब जनरल फैज़ के हवाले से, उनकी ट्रांसफर के हवाले से, डीजीआईएसआई के ओहदे से हटाने के बाद नए डीजीआईएसआई की तैनाती के हवाले से जब इशूज आए थे तो उस वक्त काफी ज्यादा मामला जो है वो सीरियस हो गए थे और उस वक्त वफाकी वज़रा जो है अवॉइड करते थे मीडिया को, प्रेस को, क्योंकि पता था कि लड़ाई होगी भी है, पता था कि आपस में फटा जो है वो काफी हो गया है। सो फिलहाल कोई लड़ाई का आंसर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जाहिर बात है अगर हो भी सकता है, माजी के अंदर जो है वो हो चुका है। वी हैव आवर आइज ओपन, वी हैव आवर एयर्स ओपन। देखते हैं कि इस मामले में जो है वो क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सी फेक न्यूज भी जो है वो चलाई जा रही है, खासतौर पर पाकिस्तान के बाहर से तरह तरह की, मैं हंस रहा था जिस किस्म की थ्योरीज जो है वो पेश की जा रही है, पता है कुछ नहीं, एमी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करने की खातिर नया नया मंजन जो है लोग बेचते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस फेक न्यूज का शिकार जो है वो पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज भी आज हो गया। और जियो ने जनाब 5:38 के ऊपर जो है एक ब्रेकिंग न्यूज चला दी और एक फेक नोटिफिकेशन जो है वो जारी करवा दिया। और उसमें जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनको पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया कि जनाब ये जारी हो गया है। और उसके ऊपर जो है सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के दस्तखत भी मौजूद थे। इसके ऊपर जियो न्यूज के एक सीनियर जर्नलिस्ट है एजाज सैयद, उनका बीपर भी लिया गया फोन के ऊपर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये एक्चुअली ब्रेकिंग जियो के ऊपर चली तो सिर्फ जियो के ऊपर चल रही थी, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो जियो ने खुद ही इस खबर के दौरान ही जो है वो ब्रेकिंग दी कि जनाब ये नोटिफिकेशन जो वो जाली है और हम आपसे माजरत खाएं। ये जियो ने जो है एक प्रेसिडेंट तो अच्छा है कि जारी बात है आपने माफी मांगी, लेकिन एम्बैरेसिंग होता है कि आप एक दफा उसको रीचेक तो कर लीजिए कि क्या ये नोटिफिकेशन सही था या नहीं था। मेरे पास जैसी एक्चुअली मेरे वो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी घूम रहा था, तो मेरे पास जैसी वो नोटिफिकेशन है उसको देखते साथ मुझे आइडिया हो गया था ये फेक है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन जियो के ऊपर जो है वो ये फेक न्यूज आज चला दी गई, जिसके ऊपर उन्होंने बाद में माजरत भी की है। अच्छा जी, इसके अलावा आज एक जो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, मैं तारीफ करना चाहूंगा, वो ये है कि विफाक की किसी भी मीटिंग के अंदर बेसिकली कौमी मालियाती कमीशन का 11वां जो कौमी मालियाती कमीशन है उसके इफ्तिताही इजलास की मीटिंग थी और उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो पहली दफा शिरकत की है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे जिक्र कर रहा था, इसके अंदर तारड़ साहब ने भी इस बात की तारीफ की कि बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो है वो इस तरह की जो है वो मीटिंग के अंदर शिरकत की है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के और अगर वो शिरकत करते हैं तो उनका हक है और उनको करना चाहिए। तो उन्होंने बल्कि उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने अच्छी बात है, सड़क से उठ के जो है वो कमरे के अंदर आ गए और वो मीटिंग जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो बहरहाल वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में जो है वो ये इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें सिंध और केपीके के वज़ीर आला ने बतौर सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना शिरकत की, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना और प्राइवेट मेंबरान जो है वो इजलास में मौजूद थे। और इजलास में वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना की जानब से अपने माली सूरत हाल के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास में चारों सूबों ने अपनी माली पोजीशन पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी। और मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आज का इजलास आईनी जिम्मेदारी और बाहमी ताउन का अहम मौका है। फोरम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 150 के तहत कायम किया गया था। इस पस मंजर में इस इजलास की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। बाद में जो चीजें अंदर से सामने आई वो ये थी कि कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स जो है वो बनाने का फैसला किया गया है, जबकि साबिक फाटा के मामले पर भी अलग वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा।
और वजारत मनसूबाबंदी ने वसाइल की तकसीम के 2 नए तरीक़ाकार पर तजावीज़ जो हैं वज़ीर-ए-आज़म को पेश की हैं। पहली तजवीज़ काबिल तकसीम महासिल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म फोर्सेज और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती की है, जिसके बाद 57.5% सूबों और 42.5% विफाक को मिलेगा। तो ये वहां पर जो है फैसला हुआ है। बाद में जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब जो एक बार फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए, लेकिन एक बार फिर उनको जो है वो मिलने से रोक दिया गया। और सिर्फ उन्हें नहीं रोका गया बल्कि दीगर और भी किसी रहनुमा को जो है वो इमरान खान साहब से आज मिलने की इजाजत जो है वो नहीं मिली। और लेकिन इस मरतबा सुहेल अफरीदी साहब ने जो है कोई धरना नहीं दिया, कोई एहतजाज नहीं किया, बल्कि वो आराम से चुपचाप जो है वहां से चले गए। वहां पे अलबत्ता मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की। एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर ने जो है वो सुना है कि बैरिस्टर गौहर ने बहनों की मुलाकात करवा दी है, अगर आप उनसे मशवरा करते तो शायद आपकी भी आज मुलाकात हो जाती। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई है, क्योंकि अगर उनके हाथ में होता तो इमरान खान 1 महीना कैद तन्हाई में ना रहते और वो मेरी और वकला की भी मुलाकात करवा देते। तो एक सहाफी ने सवाल किया कि रात को कहा गया कि आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। ये बेसिकली फैसल बाडा साहब ने ही जो है वो ऑलरेडी मैंने पिछले व्लॉग के अंदर जिक्र भी किया था कि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जनाब आज सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात जो है वो नहीं होगी, और वह वैसे ही हुआ, उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। तो उन्होंने बल्कि अगर आप उठा के देखें तो वाडा साहब ने ही अपनी ट्वीट के अंदर भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मजीद मुश्किलात का, उन्होंने ऐसी की तैसी जो है वो कही थी। तो वो ऐसी की तैसी 24 घंटे के अंदर ही जो है वो हुकूमत ने क्या प्लान बनाया है वो आपके सामने आ गया कि उन्होंने मुलाकातें जो है अनाउंस करके बंद कर दी कि मुलाकातें नहीं होंगी। अच्छा, अब जारी बात है इसका, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर दोबारा मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो मुलाकातें बंद करने वाला सिलसिला है ना, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बेसिकली बात करने का और मौका मिलेगा। वो जारी बात है, वो कहेंगे देखें जी एक तो हमारा लीडर अंदर है और ऊपर से हुकूमत ने मुलाकातें भी बंद करवा दी हैं। आप जो सख्त किस्म की लैंग्वेज अंदर से आती रही है इमरान खान साहब की जानिब से, वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इमरान खान साहब के साथ ही कोट करते हुए अगर आप कहेंगे तो वो बात जो है वो ठीक होगी। वही बात जो है वो अलीमा खान साहब भी कर सकती हैं। ऑब्वियसली इमरान खान साहब वर्ड टू वर्ड तो ये सब कुछ नहीं कहते होंगे ना, लेकिन अगर अलीमा खान साहब भी वो सब कुछ कह देंगी तो वो बात वही है कि इमरान खान की बहन ने सब कुछ कहा है। सो आई डोंट थिंक उससे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बात करने का मौका मिलेगा कि देखें हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। एक तो इमरान खान साहब को जो है वो कैद किया हुआ है और साथ ही साथ हमारी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये इस हुकूमत की फैशिज्म है और ये हुकूमत जो है हमारे साथ ज्यादती कर रही है। सो ये डायरेक्शन जो है वो मैं आपको भी बता रहा हूं कि ये उस तरफ जाएगी। हुकूमत के लिए ऑब्वियसली एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन ये है कि जब मुलाकात होती है तो अंदर से बड़ा सख्त किस्म का कोई बयान आता है, सख्त किस्म की लैंग्वेज जो है इस्तेमाल होती है और उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि वो किस किस्म के बयान जो है वो आ रहे हैं। और अगर वो बंद करवाते हैं तो फिर भी सिंपैथी जो है वो जाती है इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई के लिए, जो कि उसके बाद जारी बात है हुकूमत के लिए उसको हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बहरहाल देखते हैं ये मामला जो है वो किधर जाता है। यहां पे सुहेल अफरीदी साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो वहां पे मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे पूछा कि जी लास्ट टाइम तो आपने धरना दे दिया था जब आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, आज आपकी तो आज भी मुलाकात नहीं हुई, आज धरना देंगे? तो इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो चले गए। बहरहाल दूसरी जगह पे सुहेल अफरीदी साहब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के जज ने सुहेल अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की सजा जो है वो मंजूर कर ली है। मीना खान अफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया है। थाना नून के इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर ने वज़ीर आला के केपी और दीगर को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त की थी और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का कहना है कि अदालत मुतमिन है मुलजमान जानबूझकर गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। तो गिरफ्तार करना तो वो तो आए हुए थे डाला जेल, आप वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लेते, लेकिन नहीं किया। खैर अब जो है वो उनके साथ ये किया जाए। दूसरी जानिब आज जो है वो मोहसिन नकवी साहब की जो हाई कमिश्नर हैं बरतानिया की जेन मैरियट, उनके साथ जो है वो आज एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर और आदिल राजा उनकी हवालगी की जो है वो दरख्वास्त की गई है कि यूके जो है उनको हैंडओवर करे और इन दोनों को जो है वो पाकिस्तान लाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने अभी पिछले दिनों मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका जिक्र किया था कि जनाब हम जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं और हम आप लोगों को वापस लेकर आएंगे। अब केस जो है पाकिस्तान ने अपना केस जो है वो तो चले कागजात वगैरह और इनका हुकूमत का ये कहना है कि जी हमने इसके सारे सबूत भी जो है वो यूके को दे दिए हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर को दे दिए हैं। लेकिन क्या ब्रिटेन के अंदर मतलब सूरत हाल जो है वो काफी डिफरेंट होती है। जाहिर बात है अगर किसी को डिपोर्ट करने की कोशिश की जाती है तो उसके पास लीगल राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि जी मेरी जान को खतरा है या मुझे जो है वो एक्सिक्यूट किया जा सकता है तो मुझे यहां पे पनाह दी जाए। तो उसके बाद कोर्ट इस बात का जो है वो फैसला करते हैं। अब इन दोनों अफराद के हवाले से अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश भी की जाती है यूके की गवर्नमेंट की जानिब से तो वो उसको अदालत के अंदर चैलेंज भी कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा कि आपने यहां से कहा कि जी हमें 2 बंदे चाहिए और 2 बंदे जो है वो हाजिर हो जाएंगे। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग बैटल। और आमतौर पे मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता ना एक्स्ट्राडाइट करना किसी को लेकर आना तो वो नवाज शरीफ साहब भी कितने साल जो है वहीं पे बैठे रहे थे अगर आपको याद हो। और उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी और बार बार वो कहते थे कि जी हम इनको वापस लेकर आएंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं ला सके। सो अगर उनको नहीं ला सके तो इन दोनों को जो है वो किस तरह लाया जाएगा आई डोंट नो। मतलब अल्ताफ हुसैन साहब भी जो है वो कितने साल तक बरतानिया के अंदर रहे, आज भी वहीं पे, लेकिन उनको नहीं लाया जा सका। सो मेरे ख्याल में इंटेंशन होना और बात है, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करना जो है इस टोटली डिफरेंट थिंग। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को
गुस्ताखी का मुर्तकब करार देने की इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय के खिलाफ केस की समाअत की। समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय पर हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। स्टे ऑर्डर दिया हुआ बेसिकली इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जो इसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स दी थी ना, उसके ऊपर स्टे दिया हुआ कि जी इसके ऊपर अमल ना किया जाए इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। और अदालत जो है वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इख्तियारात को उन्होंने कहा जी मुअत्तल नहीं कर रहे, लेकिन आपने जो इसके ऊपर कमेंट्री की हुई है हम उसके ऊपर जो है वो स्टे दे रहे हैं। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को अदालती मामून के लिए जो है वो तलब कर लिया। जज साहब ने रिमार्क्स दिया कि अटॉर्नी जनरल से कहें कि वो अदालत में पेश हुई, बहुत अहम मामला है, अटॉर्नी जनरल पेश होकर रियासत का मौक़िफ़ पेश करें, हम देख लेंगे रियासत की इस मुतालिक तशरीह क्या है। जज साहब ने रिमार्क्स दिया कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय सदर, गवर्नर और पार्लियामान को भेजी जा सकती है। कौंसिल के रूल्स में राय सिर्फ पार्लियामान को भेजने का तस्करा है, पार्लियामान को मामला भेजना था, आपने एक एसएचओ को कैसे भेज दिया। वकील इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा कि हमारी हर राय पार्लियामेंट को ही जाती है, कोई भी चीज हो वो वहां पेश की जाती है। इंजीनियर अली मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ मुकदमे का मुद्दई समाअत के दौरान अदालत में पेश हुआ। मुद्दई मुकदमा ने कहा कि मैं इस मामले पर अदालत